कृषि कानूनों को रद्द करने की दिशा में आज सरकार का पहला कदम। केंद्रीय कैबिनेट से बिल को मिल सकती है मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। आज से 2 दिवसीय कानपुर दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति। 2 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। आरएसएस प्रमुख समेत 30 लोगों से करेंगे मुलाकात। एक्सप्रेस वे के बाद एयरपोर्ट में भी यूपी नंबर 1 जेवर में बनने जा रहा एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट। घुटना तोड़ पॉलिटिक्स में हलवा पूड़ी की एंट्री। दिग्विजय के सत्कार में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का घर तैयार। रामधुन होगी, प्रसाद भी बटेगा। और सत्ता पर संगठन की कसावट। बीजेपी विधायकों की आज और कल बुलाई बैठक। 9 संभाग के विधायक होंगे बैठक में शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 बड़ी खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि कानून वापसी पर। आज मुहर लग सकती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। केंद्रीय कैबिनेट से बिल को मंजूरी भी मिल सकती है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम कयास लगाए जा रहे थे, खास करके कृषि कानून बिल वापस लेने की, उसके बाद से जो स्थिति बनी, सरकार में हलचल है, सरकार पर दबाव भी है किसानों का, उसके साथ और मुद्दे अब किसानों ने उठा दिए हैं। तो अब कृषि बिल को वापसी के लिए बैठक हो सकती है। वहीं दूसरी बात यहां करें हम, सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन का ऐलान होगा। सपा के मुखिया अखिलेश यादव गठबंधन का ऐलान करेंगे। रालोद के ने प्रमुख बीते दिनों सपा के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तीसरी खबर आज की हमारी रहने वाली है मध्य प्रदेश में घुटना तोड़ पॉलिटिक्स में हलवा पूड़ी की एंट्री। दिग्विजय के सरकार में बीजेपी विधायक का घर तैयार है और रामेश्वर शर्मा के घर रामधुन होगी, साथ भी प्रसाद भी बटेगा। और चौथी खबर आज की हमारी होने वाली है किसानों के बाद जाट आरक्षण की मांग। जाट आरक्षण से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यूपी में जाट आरक्षण की लड़ाई सड़कों पर नहीं होगी इस बार, बल्कि वोट से होने जा रही है। तो चलिए सबसे पहले आज हम पहली खबर को लेकर चलते हैं, जहां कृषि कानूनों को वापस लेने वाले विधेयकों को आज बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूरी मिलेगी। और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह बताया कि कृषि मंत्रालय इसकी तैयारी में जुटा है। संसद में चर्चा की तारीख भी जल्दी तय की जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधेयकों को 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के सत्र में रखा जाएगा। तो पीएम मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। पीएम ने इस दौरान कहा था कि ये कानून किसानों के हित में थे, लेकिन हम किसानों को कानूनों की अहमियत समझा नहीं पाए, इसीलिए तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री की घोषणा से किसानों में उत्साह है। किसान इसे अपनी बड़ी जीत की तरह देख रहे हैं, लेकिन किसान संगठनों का यह कहना है कि वो प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक संसद की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। जबकि पीएम ने अपनी घोषणा के साथ ही किसानों से वापस लौट जाने की अपील भी की थी। अब पीएम के इस ऐलान से क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है और बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर एक बिल को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, किसानों के कानूनों को वापस तो ले लिया गया, लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है। किसानों ने कहा कि जब तक ये कानूनी तौर पर जिस तरह से इसको बनाया था उस तरह से इसका संशोधन नहीं होता है, इसको निपटाया नहीं जाता है, खत्म नहीं किया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन कुछ और शर्तें भी रखती हैं। अगर कैबिनेट इसकी तैयारी कर रहा है, इसको बाकायदा प्रोसीजर के साथ वापस भी लिया जाता है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में ये सब सहज हो जाएगा, आसान होगा, आंदोलन वापस होने की संभावना है, या फिर जो और मुद्दे लेकर वो अभी भी अड़े हुए हैं उन मुद्दों पर भी इसी तरह की स्थिति बनने वाली है? देखिए दिनेश जी, आपने सही कहा कि ये जो किसान का जो मसला है कृषि कानून को लेकर, इस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। सरकार की तरफ से समझिए कि सरकार चाह रही है कि इसको जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि उनके सरकार के माथे पर आने वाला चुनाव है। चुनाव जो है समझिए कि सरकार के लिए एक बड़ा वो चुनौती भरा काम है।
तो ये पूरे प्रक्रिया में आज जो है जो खबर आ रही है और जिस तरह की जो पूरा कार्यक्रम तय किया गया है, उस कार्यक्रम के अनुसार आज कैबिनेट की बैठक होगी और उस बैठक में ये माना जा रहा है कि ये तीनों कृषि कानून की वापसी की जो बात हुई है उसको लेकर जो है समझिए कि उस पर मोहर कैबिनेट की स्वीकृति मिल जाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद फिर जो है ये समझिए कि कृषि मंत्रालय को ये भेजा जाएगा और वो फिर जो है संसद में चर्चा के लिए इस पर बहस होगी। बहस होने के बाद जो भी प्रक्रिया होगी और फिर कृषि कानून को ये जो समझिए कि अध्यादेश के जरिए रद्द किया जाएगा। ये इसका एक प्रोसीडिंग है और इस प्रोसीडिंग के बीच जो है सबसे बड़ी बात ये है कि किसान जिस दिन ये ऐलान हुआ, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि कृषि कानूनों को वापस हम करेंगे। अब इस पर एक टीका टिप्पणी और राजनीति में ये भी बहस है कि अगर उनको ये कृषि कानून को वापस ही लेना था तो साल भर तक क्यों समझिए कि ये लटका कर इसको रखा गया, प्रधानमंत्री ने बीच में क्यों नहीं बात की और चाहे उनके और जो है मंत्री लोग क्यों नहीं बात करते रहे। 10-11 बैठकें किसानों से हुई है, इसके बाद जो है समझिए कंटिन्यू इसको बंद कर दिया गया। तो किसानों में इस बात को लेकर भी रोष है और किसान जो इधर जो है 2-3 मांगे जो उसमें जोड़ दिया है वो समझिए कि सरकार के लिए ज्यादा संकट बड़ा है। उसमें सबसे बड़ी बात है एमएसपी को लेकर। एमएसपी पर किसान लोग चाह रहे हैं कि इस पर क्लियरेंस हो, बिल्कुल सरकार क्लियर करे कि एमएसपी सरकार देगी या नहीं देगी। दूसरी चीज है कि बिजली बिल को लेकर जो बिजली बिल विधेयक आया है उसको लेकर भी किसानों में रोष है, वो विधेयक वो लोग वापस चाह रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि जो करीब 600 से ज्यादा किसान आंदोलन के दौरान मारे गए और इसके बाद 10,000 से ज्यादा किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं तो उसकी मुकदमे वापसी की बात पर जो है किसान अड़े हुए हैं। तो ये 3 मांगे जो है सरकार के लिए चुनौती भरा है और संकट इसलिए है कि राजनीति से जुड़ी हुई है। आने वाला चुनाव में क्योंकि जहां से ये किसान आते हैं, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो वहां पर समझिए कि सरकार जो है बीजेपी का समझिए कि एक तरह से उनकी ज्यादा परेशानी होती दिख रही है। तो सरकार अब इस पर जो है पहला काम तो उनके लिए ये हो गया है कि कानून की वापसी हो और कानून की जब वापसी हो जाएगी तब किसान फिर हम अपने आंदोलन के बारे में निर्णय लेंगे कि हटना है कि नहीं हटना है, क्योंकि उनकी मांगे बढ़ती जा रही है। तो ये जो है ना सरकार और किसानों के बीच भी टकराव की स्थिति बनी हुई है और ये आप सच कह रहे हैं कि इसमें जो है पेच फंसता ही जा रहा है। तो इस पूरे प्रक्रिया में सरकार के सामने चुनाव को देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव अगर सरकार के हाथ से निकल गया, बीजेपी की सत्ता चली गई तो बीजेपी के लिए 2024 में परेशानी होगी और इसी परेशानी ना हो इसके लिए समझिए कि बीजेपी चारों तरफ से घेरेबंदी भी कर रही है। सरकार के कुछ लोग, ये भी जानकारी है, सरकार के कुछ लोग ये जो है किसानों के संपर्क में है, वो चाह रहे हैं कि वो आंदोलन को खत्म करके घर जाएं और फिर जो है आगे की रणनीति पर अपना काम करे, जो भी चीज है। लेकिन अब सरकार और किसानों के बीच में यह टकराव या यह पेच जो है कब तक फंसा रहेगा अभी देखना होगा ये। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो स्थिति वो लग रही है कि जब एक बार सरकार पीछे हुई है तो सरकार को अब कई और चीजों पर पीछे जाना ही पड़ेगा, उसके आगे मुझे नहीं लगता कोई रास्ता बचा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से कृषि कानूनों को रद्द करने की दिशा में आज सरकार का ये पहला कदम दिखाई दे रहा है, जहां कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक में इस बिल को लेकर के चर्चा की जा सकती है, इस बिल को रद्द करने की तैयारी की जा सकती है। और ये साफ तौर पर कहा गया था पीएम के द्वारा कि इस कानून बिल को खत्म किया जा रहा है, लेकिन किसानों ने कहा है कि जब तक संवैधानिक तरीके से जिस तरह से इसको लाया गया था उसी तरह से वापस नहीं लिया जाता तब तक वो आंदोलन से नहीं उठेंगे। उसके अलावा कुछ और मांगे भी उन्होंने अपनी रख दी। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस पूरा कानूनी जो पैच है, कृषि कानून को जो वापसी लेने का और शुरू होने का इसका जो एक सिस्टम रहा है, लगभग 1 साल ये मुद्दा चला है, कितना कुछ इफेक्ट इसका चुनावों में देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए छोटे दलों के साथ मिलकर नया चुनावी समीकरण बना रहे हैं। इसलिए इस बार सपा क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने के लिए छोटे दलों से गठजोड़ कर रही है। पार्टी अब तक अलग अलग इलाकों के 5 छोटे दलों से गठजोड़ कर चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव में कभी वोट कटवा की भूमिका निभाने वाले छोटे दलों की भूमिका इस बार बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। बड़ी पार्टियां छोटे दलों को अपने साथ लेकर जातीय और क्षेत्रीय दोनों संतुलन बना रही हैं,
जिससे जीत का समीकरण फिट किया जा सके। तो अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था, इस बार वो बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे दलों के साथ उनका गठजोड़ होगा। इसी हिसाब से वो गठबंधन कर रहे हैं। रालोद से गठबंधन के पूर्व अखिलेश ने केशव देव मौर्य महान दल, डॉक्टर संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया है। ओम प्रकाश राजभर वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थे। इस बार बात न बनने पर उन्होंने सपा से गठबंधन कर लिया। तो अब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन किस तरह से होगा, सीटों को लेकर के किस तरह से चर्चा हो पाएगी, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, सपा और रालोद का गठबंधन की बात चल रही है, हालांकि पहले भी वो ऐलान कर चुके हैं कि हमारा गठबंधन हो चुका है, सीटों को लेकर बात नहीं बनी है। क्या स्थिति बनने वाली है? कितना फायदा सपा को मिल सकता है? बीजेपी को इससे कितना नुकसान हो सकता है? और पश्चिमी यूपी, चूंकि किसानों का आंदोलन इस बार सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, कितना कुछ फायदा समाजवादी पार्टी इस गठबंधन से ले सकती है और सीटों पर किस तरह से इनका सामंजस्य बनेगा? देखिए दिनेश, निश्चित तौर पे देखा जाए तो आज इस चीज को लेकर सामंजस्य बन चुका है। कल देर शाम देखने को मिला कि खुद जैन जो है वो अखिलेश यादव के घर रहे और बैठक काफी देर चलती रही है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग सपा सूत्रों की माने तो 30 से 35 सीटें जो थी वो उस पर आपसी जो तालमेल थी वो बन चुकी है। तो इसको लेकर देखिए 2022 को कैसे फतेह करे समाजवादी पार्टी चाहती है कि हम छोटे दलों के साथ गठबंधन करें। ऐसे में निश्चित तौर पे जो आरएलडी से गठबंधन हो रहा है वो पश्चिमी यूपी वोट में देखिए जाट जो वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश जो है अखिलेश यादव करना चाह रहे हैं। पूर्वांचल में राजभर से करना और उसके बाद वो पश्चिमी यूपी में आरएलडी से करना, यानी निश्चित तौर पे ये तस्वीर उन्होंने साफ की है कि हम अगर जयंत चौधरी से अगर हम गठबंधन करते हैं तो इसका आरएलडी से सीधा फायदा ये होगा कि हम पश्चिमी यूपी को भी साध रहे हैं, उसके साथ साथ हम पूर्वांचल को भी साधेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश की धड़कन पूर्वांचल है। अब ऐसे में पूर्वांचल को साधने की कोशिश तो पहले ही अखिलेश यादव कर चुके हैं जो राजभर के साथ किए हैं। अब वो आरएलडी के साथ जा रहे हैं। आरएलडी के साथ जो सीटों का जो बंटवारा है उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जरूर तस्वीर साफ हुई किन किन सीटों पे आरएलडी के साथ गठबंधन हो चुका है बंटवारा, क्योंकि औपचारिक ऐलान भी उनको आज ही करना है। ये कल ही ये खबर आ गई थी कि उनके जो सीटों को लेकर जो बंटवारा है वो हो चुके हैं। तो अब सीट कौन कौन सी सीटों पे बंटवारा हुआ है, चयन कौन कौन सीटों पे मान गए हैं, ये इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सामंजस्य बैठाना था पश्चिमी यूपी में। पहले की आरएलडी का दबदबा पहले था, जिस तरह किसान आंदोलन हुआ उस किसान आंदोलन में देखा जाए तो जयंत चौधरी घराने का नाम बहुत पहले आया कि हमने बहुत बड़ी गलती की, आरएलडी को वोट नहीं दिया, चौधरी के साथ नहीं रहे, तो उनका कहीं न कहीं रुतबा बढ़ा किसान आंदोलन के बाद। तो इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि अगर हम गठबंधन करते हैं तो निश्चित तौर पर पश्चिमी यूपी को हम साध लेंगे। अब पश्चिमी यूपी को समझते हैं, पश्चिमी यूपी में 2022 में सीटों को लेके जो 30 से 35 सीटें हैं उस पर जो बात बननी थी उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ सीटें ऐसी थी जो जयंत चौधरी चाहते थे कि वो सीटें मेरे पास आ जाए, तो उसको लेकर पेच फंसा हुआ था। अब उस पेच को अखिलेश यादव ने भी क्लियर कर दिया है और जल्द ये कुछ उसको भी साफ कर दिया और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान हो सकता है कि कौन कौन सी सीटों पर आजूसन बैठी है। अब जयंत चौधरी ने देखिए कहा कि बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं है, पैदा नहीं होता है। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करने के साथ संकेत भी मिले कि दोनों दलों के बीच गठबंधन जल्द ही हो सकते हैं, ये भी उन्होंने पहले कह दिया था। इससे पहले अगर बात करें तो रालोद प्रमुख ने भी कहा था कि गठबंधन के इस महीने के आखिरी रूप ले सकता है। तो ये पहले से बन रहा था कि रालोद के साथ ये गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हो सकती है। उन्होंने एक बातचीत में भी कहा था कि आरएलडी और समाजवादी के बीच में गठबंधन इस महीने अंत में ऐलान भी कर दिया जाएगा और अभी देखिए महीने का अंत भी है। अब ऐसे में दोनों दलों ने इससे पहले अगर बात करें 2017 में तो विधानसभा चुनाव में 2019 को लोजपा चुनाव के साथ मिलकर लड़ा था, जिससे इन दोनों दलों को गठबंधन मुस्लिम और जाट जो वोट है वो मजबूती से पश्चिमी यूपी में एक पक्ष लाना है। ये इन दोनों लोगों का फैसला है।
इन दोनों को समुदाय के बीच में अगर देखा जाए तो रिश्ते मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान बिगड़ गए थे। आप देखिए उनका इतिहास था कि जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था सपा गवर्नमेंट से, तभी के रिश्ते बिगड़े थे। हालांकि अब रिश्ते बेहतर हो गए। अब इसे सीधा फायदा चुनाव में अगर देखा जाए तो बीजेपी को मिला। और वर्ष 2017 की अगर हम बात करें तो उसमें प्रचंड बहुमत से यूपी में सरकार बीजेपी नहीं बनाया। अब लेकिन दिनेश, किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी यूपी इन दिनों अगर देखा जाए तो इन दिनों दलों का गठबंधन बेहतर महत्वपूर्ण हो सकता है। किसान कहीं ना कहीं रुख पश्चिमी यूपी का बदल सकते हैं। अब जयंत चौधरी देखिए पूर्व कैबिनेट मंत्री अजीत सिंह के पुत्र हैं, उसका पूरा फायदा मिलेगा। 2017 में बीजेपी 403 सीटों में से 312 सीटों पे विजय हासिल की थी, लेकिन अब पश्चिमी यूपी में उनसे करीब सभी दलों का सुपड़ा साफ कर दिया था जब बीजेपी ने, जबकि सपा को केवल 47 सीटें ही मिली थी। और इसके अलावा बात करें तो बसपा को 19 सीटें मिली थी। कांग्रेस महज 7 सीटों पे ही सिमट गए थे, संतोष करना पड़ा था, जबकि बाकी सीटें अन्य दलों में निर्दलीय खातों में चली गई थी। तो ऐसे में अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो मुस्लिम और जाट वोट बैंक है उसे पहले अगर हम पश्चिमी यूपी में साथ लेते हैं तो पूर्वांचल में वो सोचते हैं कि राजभर के साथ हम गए तो कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है और सीटें आ सकती है। आवाज में वो खुद मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में अब वो सत्ता में आने के लिए अखिलेश यादव आरएलडी से गठबंधन जो कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं जाट और मुस्लिम वोट बैंक का फायदा मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आरएलडी और सपा का गठबंधन हो सकता है और इसका ऐलान भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि किस तरह से ये गठबंधन होगा ये देखना दिलचस्प है कि आखिर कितनी सीटों पर और क्या सहमति बन पाएगी। भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस की घुटना तोड़ राजनीति में अचानक से हलवा और पूड़ी की एंट्री हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाजपा विधायक रामेश्वर के निवास पर 24 नवंबर को 1 घंटे रामधुन करने के ऐलान किया था। इसके बाद पूर्व प्रोटेम स्पीकर और विधायक रामेश्वर शर्मा ने मालवीय नगर स्थित अपने निवास युवा सदन पर स्वागत द्वार तैयार करवा लिया है। इस पर रामधुन के साथ ही भगवान राम के चित्र के साथ जय श्री राम लिखा है। परिसर में करीब 1000 लोगों के बैठने के लिए टेंट लगाया जा रहा है। प्रसाद में बांटने के लिए पूड़ी, सब्जी और हलवा बांटने की भी तैयारी है। दरअसल रामेश्वर शर्मा ने बयान में कहा था कि कांग्रेसी आए तो घुटने तोड़ देंगे। इस पर दिग्विजय सिंह ने चैलेंज किया था कि मैं घर आऊंगा, मेरे घुटने तोड़ दें। इसके बाद रामेश्वर शर्मा अचानक बैकफुटर आते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान के बाद उनके आगमन पर स्वागत सत्कार की तैयारियां कर ली हैं। अब किस तरह से स्वागत होगा और किस तरह से मेहमान आएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तो है कि घुटना तोड़ पॉलिटिक्स के बाद हलवा पूड़ी पॉलिटिक्स भी अब शुरू हो गई है। तो रामेश्वर शर्मा के घर रामधुन होगी और रामधुन होने के बाद प्रसाद भी बटेगा, लेकिन दिग्विजय सिंह कैसे आएंगे, कितने लोगों के साथ आएंगे और किस तरह से ये रामधुन होने वाली है ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और आज अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश की नज़र इस विषय पर जरूर टिकी हुई है। क्या कुछ होने वाला है, कैसा नज़ारा होगा और किस तरह की परिस्थितियां बनने वाली हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बड़ा प्रवेश द्वार बनाया गया है जिस पर श्री राम धुन लिखा गया है, राम जी का चित्र लगाया गया है। अंदर जो मेहमान आएंगे उनको बैठने की व्यवस्था भी की गई है, साथ ही नाश्ते की व्यवस्था की गई है जिसमें हलवा पूड़ी की व्यवस्था भी रखी गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ सीधे जुड़े हैं वहीं से जहां ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। विवेक, क्या नजारा है, क्या कुछ स्थिति है? घुटना तोड़ के बाद अब हलवा पूड़ी की भी एंट्री हो गई है। श्री राम जय जय राम। बिल्कुल दिनेश, बात की जाए विधायक रामेश्वर शर्मा के घर का नजारा आपको दिखाना चाहते हैं कि पूरे राम धुन में रमा गया है। बात की जाए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की तो दिग्विजय सिंह यहाँ 11 बजे मिंटो हॉल के बाद पहुंचेंगे, मगर आप देख सकते हैं कि पूरा बंगला जो है वो राम धुन में रम चुका है। और विधायक रामेश्वर शर्मा मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। दिग्विजय सिंह यहाँ आएंगे, रामधुन करेंगे, आए ना, रामधुन उन्हीं के लिए, रामधुन के लिए, रामधुन के लिए, श्री रामधुन के लिए। उनने ही तो कहा है कि मैं आऊंगा रामधुन के लिए।
हमने कहा मैं स्वागत के लिए तैयार रहूंगा, आइए श्री राम धुन करिए। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, उसमें लिखा है कि हिंसा पर अहिंसा की जीत। हिंसा कर कौन रहा है? हिंसा कर कौन रहा है? हिंसा कर कौन रहा है? पुलिस की गिरबान पकड़ कौन रहा है? आतंकवादियों को जिंदाबाद बोल कौन रहा है? आतंकवादियों की जी लगाकर सम्मान कर कौन रहा है? सेना के सर्जिकल पर सवाल कौन खड़ा कर रहा है? और बाबर के समर्थन में कौन खड़ा है? और राम भक्तों पर गोली कौन चलवा रहा है? और राम को काल्पनिक कौन बता रहा है? जो राम को काल्पनिक बता रहे हैं उनकी जीत किस आधार पर हो गई? अगर राम धुन करी है, राम धुन का बोला है, तो राम के शरण में आइए, राम धुन करिए। मैंने कहा है कि राम भक्त अगर कोई भी आएगा वो घनघोर भी मेरा विरोधी होगा, मेरा दुश्मन भी होगा। अगर वो राम भक्ति करके आएगा तो राम भक्त से दुश्मनी नहीं, पहले मैं राम भक्त होने के नाते उसका स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा, क्योंकि वो राम भक्त है, वो परमात्मा का भक्त है। पर मेरी तेरी लड़ाई अलग मुद्दा है, पर राम धुन में तू भी राम भक्त है और मैं भी राम का सेवक हूँ। राम धुन कर। विवेक, इनसे पूछिए कि इन्होंने कहा था कि घुटने तोड़ देंगे कांग्रेसियों के। नारेबाजी नहीं, जय जय श्री राम नारा नहीं है, ये महामंत्र है, महामंत्र है। कोई जिंदा नहीं और कोई मुर्दा नहीं, सब राम के शरण में। श्री राम जय जय राम। विजय सिंह कह रहे हैं हम आ रहे हैं, तो आप घुटने तोड़ के दिखाओ। राजनीतिक तौर पर किसी के घुटने तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन्हें जनता सत्ता से हटा देती है उनकी कमर भी टूट जाती है और उनके घुटने भी टूट जाते हैं। और इसलिए हमें राम भक्तों को केवल यही प्रार्थना करना है कि भगवान सबका कल्याण करे, क्योंकि परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदुमाई। तो वो देख लें कि वंदे मातरम नहीं गाने का, वंदे मातरम नहीं गाऊंगा ये कहकर विरोध करने वाला, क्या वो राम धुन कर रहा है? वही गांधी का सच्चा उपासक है? सर्जिकल पर सवाल खड़े कर रहा है, क्या वो ही गांधी का सच्चा उपासक है? राम मंदिर ना बने इसके लिए वो हलफनामे दे रहा है, क्या वो सच्चा उपासक है? और वो राम को जो काल्पनिक बता रहे हैं, अगर सच पूछो दिग्विजय सिंह जी, तो 70 साल के आपके इस बुढ़ापे में जीत तो बच्चे रामेश्वर की हुई है कि 70 साल आपने राम विरोध किया और रामेश्वर शर्मा ने एक ऐसा नट दबाया तो आप राम की शरण में आकर राम धुन करने लगे। जीत हमारी हुई है। तो दिनेश, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि विधायक रामेश्वर शर्मा के यहाँ जो राम धुन है वो शुरू हो गई, और जो कार्यकर्ता हैं और जो भक्त हैं वो राम भजन गाने को तैयार हो सकते हैं। जैसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे राम भगवान की जो प्रतिमा है वो भी रखी गई है और पूरा जो भजन का जो कार्यक्रम है वो पूरा शुरू हो गया है, क्योंकि आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो राजधानी भोपाल के जो साधु संत हैं वो सभी यहाँ पहुंचे हैं। और बंगले की बात की जाए तो राममय भजन में कीर्तन में हो गया है, मगर दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो जिस प्रकार दिग्विजय सिंह यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे पहले दिग्विजय सिंह मिंटो हॉल जाएंगे, गांधी प्रतिमा में पुष्प अर्जित करेंगे, उसके बाद यहाँ बंगले रामेश्वर शर्मा के यहाँ आएंगे। मगर भोजन की बात की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से रामेश्वर शर्मा ने पूरी और जो हलवा है, चलिए आप विवेक, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे ही आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो आप बता दें, चौथी खबर जो आज की हमारी है, 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावी संघर्ष को पहले से आसान समझ रही भाजपा की मुश्किलें अब कम नहीं होती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ किसान आंदोलनकारियों ने अब भी घर लौटने से इनकार कर दिया, तो वहीं यूपी में जाट आरक्षण की मांग फिर से तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि यदि मांग जोर पकड़ती है तो फिर समर्थन जाट बिरादरी का हासिल करने में भाजपा को मुश्किल खड़ी हो सकती है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति ने जाट आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा है कि जाट आरक्षण की लड़ाई सड़कों पर नहीं बल्कि वोट से होगी। यशपाल मलिक ने कहा कि 7 मंडलों में 124 विधानसभा सीटों पर जाट समाज का सीधा सीधा असर है। जाट आरक्षण नहीं मिला तो फिर हम राजनीतिक निर्णय के लिए बाध्य होंगे। मलिक ने चुनाव के समय आरक्षण की मांग पर कहा कि राजनीतिक फैसले जब चुनाव के समय होते हैं तो संघर्ष भी इसी समय होगा। उन्होंने कहा
कि अब वादा नहीं, आरक्षण चाहिए। अगली बैठक 25 को मुरादाबाद में होगी। और इस पूरी खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जाट आरक्षण का एक जो मुद्दा था, जो ज्यादातर देखा जाता था कि पटरी उखाड़ कर विरोध करते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि इस बार मैदान में नहीं, वोट से जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल जो है, ये खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ इलाकों में जाट वोट बैंक का काफी भूमिका है और बड़े स्तर पर जो है जाट जो है अभी तक जो है बीजेपी को वोट देते रहे हैं। लेकिन 2015 से लेकर 17, 18 और ठीक 2019 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ही कई सभाओं में इस बात का ऐलान किया था कि जाटों को आरक्षण दिया जाएगा, और वह आरक्षण जो है समझिए अभी तक उनको मिला नहीं है। अब ये जो है, जब चुनाव नजदीक में है और किसान आंदोलन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसी बीच में समझिए जाटों के तरफ से यह ऐलान करना कि हम वोट के जरिए जो है सरकार को समझिए कि असर डालेंगे, तो ये जो है समझिए कि बीजेपी की मुश्किलें काफी बढ़ती दिख रही है। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर जहां पर करीब 122-24 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती है, और अभी तक जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट समझिए कि बीजेपी के फेवर में ही वोट करते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान जाट और मुसलमानों का इक्वेशन बना है, जाट मुसलमान एक हुए हैं, इससे बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है। बिल्कुल। अगर वाकई में जिस तरह से यशपाल मलिक ने जो ऐलान किया है, अगर समझिए कि अगर उनका आंदोलन माने आरक्षण को लेकर, जाटों के आरक्षण को लेकर उनका आंदोलन आगे बढ़ता है, तो इसका से बहुत बड़ा प्रभाव बीजेपी पर पड़ेगा और उत्तर प्रदेश चुनाव पर पड़ेगा। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है कि समाजवादी पार्टी और समझिए कि रालोद जो है, दोनों मिलकर जो गठबंधन किया है, और बड़ी संख्या में जाट जो है रालोद के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ जाते दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर जाटों के आरक्षण को अमली जामा नहीं पहनाया जाता है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेगी। बीजेपी को सीटें वहां पर बहुत कम मिलने की संभावना फिर बन जाएगी। और बिल्कुल, और अखिलेश जी, लगता है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं या राष्ट्रीय जो बातें रही हैं बीजेपी की, जिन राम मंदिर हो या धारा 370 हो, ये तमाम मुद्दे भी इस स्थानीय मुद्दों पर फीके पड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाट आरक्षण से अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसानों के बाद अब जाट आरक्षण की मांग भी तेज हो गई है। तो फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।